हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत चयनात्मक प्रश्न 1 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं 1 मार्क्स में। 1 लाइन के क्वेश्चन बन के आते हैं 1 मार्क्स में, इसलिए हमें ये क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी है। यदि हमारा एम है कि हमें फिजिक्स में 100 में से 100 लाने हैं तो भी कीजिए, अगर पास होना है तो भी करना है। तो हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। यहाँ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने में केवल पराक्षीय किरणों पर ही विचार करते हैं। गोलीय दर्पण हम पढ़ चुके हैं, इसमें प्रतिबिंब बनने पर केवल पराक्षीय किरणों पर ही विचार करते हैं क्योंकि इन्हें ज्यामितीय रूप से काम में लेना आसान होता है। तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ कि इन्हें ज्यामितीय रूप में, क्योंकि ज्यामिति तो हम कैसे भी बना सकते हैं। इसमें आपतित प्रकाश की अधिकांश तीव्रता निहित होती है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये बिंदु स्रोत का लगभग बिंदु प्रतिबिंब बनाती है, ये न्यूनतम विक्षेपण दर्शाती है। तो इन दोनों बिंदुओं पे हमें डिस्कशन करना है। तो पहले हम बात करते हैं पराक्षीय किरणें क्या होती है। पराक्षीय को इंग्लिश में बोलते हैं पैरा एक्सियल किरणें। तो पराक्षीय किरणें क्या होती है, तो पराक्षीय किरणें ये होती है, जैसे ये हमारा दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाती है, यानी ऊंचाई जो क्या हो, कम हो, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य एक्स और जो किरण आ रही है उसकी ऊंचाई क्या हो, कम हो, उसको बोलते हैं पराक्षीय किरणें। तो मैंने परिभाषा लिख दी यहाँ पे, वे प्रकाश किरणें जो एक दर्पण या लेंस के मुख्य एक्स के साथ अल्प ऊंचाई पर आपतित होती है। तो मुख्य एक्स और जो प्रकाश किरण आ रही है उसकी ऊंचाई क्या हो, कम हो, तो उसको बोलते हैं समीपवर्ती किरणें या पैरा एक्सियल रेज कहलाती हैं। अब जनरली हमने जब भी डेरिवेशन किया तब हमने ये लिया है साइन थीटा जो होगा वो लगभग थीटा, हमने कोण क्या माना है, अल्प माना है। तो ये किरणें जो है वो कोण अल्प बनाती है। तो इस किरणों को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि रे विच मेक स्मॉल एंगल टू ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस के साथ वो क्या स्मॉल एंगल बनाएगी, तो उसको भी हम पैराक्सियल या पैरा समीपवर्ती किरणें कहते हैं। दूसरे प्रकार की किरण जो होती है उसको नाम बोलते हैं दूरस्थ किरणें। ये जो दूरस्थ किरणें हैं ये दर्पण के जो मुख्य एक्स है उसके साथ अधिक ऊंचाई पर आपतित होती है और अधिक ऊंचाई पर आपतित होती है, इसलिए बड़ा कोण बनाती है। अब इसको एक और चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि होता क्या है। तो जैसे ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमने लिया है, तो अवतल दर्पण के बाहर वाली साइड जो होती है कोटिंग होती है, तो ये किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष की क्या है, दूरी अधिक नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं पराक्सियल। पराक्सियल या समीपवर्ती किरणें, और ये फोकस पर इस तरीके से प्रतिबिंब बनाएगी। अब ये दूरी हमने थोड़ी बढ़ाई तो ये प्रतिबिंब फोकस पर ना बन के फोकस से पहले बन गया। ये फोकस था लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, पहले बन गया। फिर और दूरी बढ़ाई तो और जो प्रतिबिंब जो था फोकस से पहले बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस जो पहले बढ़ता जा फोकस से पहले प्रतिबिंब बनता जा रहा है। तो जो बिंदु स्रोत होता है, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी बड़ी इमेज, मतलब इसको बोलते हैं विक्षेपण जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये न्यूनतम विक्षेपण वाला केस भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन ही बच जाता है कि ये बिंदु स्रोत का लगभग बिंदु प्रतिबिंब बनाती है। तो इसमें ये तीसरा आंसर होगा और ये दोनों मैंने समझा दिए हैं डिटेल के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन क्या होगा वो बताना है। तो अवतल दर्पण देखिए दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है पहले तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसके बाहर वाली साइड तो कोटिंग की होती है और अंदर वाली साइड से परावर्तन होता है। और हमने कार्तीय जो निर्देशांक पद्धति है उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि इधर जो भी दूरी आएगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो इसमें वस्तु की दूरी भी यही रहेगी और प्रतिबिंब की दूरी भी यही रहेगी, तो दोनों दूरी क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी, और फोकस दूरी भी ऋणात्मक रहेगी। तो फोकस दूरी हमें दी है 20 सेंटीमीटर, तो हम क्या ले लेंगे -20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी दी है -30 सेंटीमीटर। तब हमने एक सूत्र ये पढ़ा था कि m बराबर होता है -f/u - f, ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है। अगर हमें
एक तो हमारे पास सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र था दर्पण के लिए। तो इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे, पहले v निकालेंगे फिर m निकालेंगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेसिंग है। इसमें केवल हम इतना ही काम में लेंगे, m बराबर -f/u माइनस f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, तो ये मान हम रख देते हैं यहाँ पर, ये मान हमने रख दिया है यहाँ पे। तो सीधा सीधा हमने मान रखा, f की जगह तो -20 रख दिया, u की जगह हमने -30 रख दिया और f की जगह हमने -20 रख दिया। तो माइनस था ही और -20, ये माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का 20 हो गया। ये माइनस का 30 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो माइनस का 10, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया -2। अब मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है कि m बराबर -2 है। m अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक बनेगा तो प्रकृति कैसी है, वास्तविक। और आवर्धन का मान कितना है, -2, तो वास्तविक और -2, ये उत्तर सही हो जाएगा। इसमें v भी हम निकाल सकते हैं, v कैसे हम निकाल सकते हैं, m = -v/u, तो m की जगह -2 रख दिया, माइनस है ही, v हमें निकालना है, u की जगह -30 रख दिया, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 30 इधर आकर किसका हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अवरक्त किरणों के लिए अपवर्तनांक का मान रहता है। अवरक्त किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये सूत्र हमने देखा हुआ है 11वीं क्लास में कि तरंग की चाल जो होती है वो तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति के बराबर होती है, यानी v बराबर लैम्बडा गुणा f, ये हमने 11वीं क्लास में देखा हुआ है। और जो अपवर्तनांक का सूत्र अभी हमने देखा हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल c/v किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे डिनोट करते हैं, c से। तो निर्वात में जो तरंग की चाल होगी वो क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति। और माध्यम को किससे डिनोट कर देंगे, v से डिनोट कर देंगे, तो माध्यम के लिए ये वाला सूत्र आ जाएगा। तो इसमें हम ऐसा सूत्र लिख सकते हैं c/v, तो लैम्बडा निर्वात गुणा आवृत्ति और लैम्बडा माध्यम गुणा आवृत्ति। क्योंकि अगर माध्यम चेंज होता है तो ये मैंने पहले बता दिया कि आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है, तो आवृत्ति से आवृत्ति क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा μc/v = लैम्बडा निर्वात अपॉन लैम्बडा f। अब निर्वात से अगर किरण आ रही है तो निर्वात के लिए तो सभी के लिए मान समान रहेगा, तो जो म्यू रहेगा अपवर्तनांक रहेगा वो लैम्बडा के लिए, लैम्बडा यानी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ये सूत्र की डेरिवेशन मैंने निकाल दिया। अब इसमें देखिए पराबैंगनी किरणों के बारे में पूछ रहा है, लाल वर्ण किरणों के बारे में पूछ रहा, तो जो लाल रंग की किरणों होती है उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है और अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर होती है, इसलिए लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य वही अवरक्त किरणों की तरंग दैर्ध्य होगी, इसलिए अपवर्तनांक भी क्या होगा, समान होगा। तो इसमें ये वाला ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। फिर अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने ऐसा पढ़ा था, अगर प्रकाश जो है वो किधर से आए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और वापस उसी माध्यम में आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन है कि प्रकाश जो है विरल से सघन में आता है, तो गलत है। प्रकाश सघन से विरल में आता है, बस सही है। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक लगभग समान नहीं हो सकता है, अपवर्तनांक बिल्कुल भिन्न हो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा हमारा। जब एक बिंब अपसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा होता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भी अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस जो किरणों को फैलाता है, और कौन सा लेंस फैलाता है, अवतल लेंस फैलाता है, यानी अवतल लेंस हमें बता रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हो तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा बनता है, नहीं। वास्तविक बनता है, नहीं। आभासी व सीधा बनता है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और ये से हमने पढ़ा हुआ कि अगर अनंत से किरणें आएगी तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, और कोई जब वस्तु दूर होगी तो उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा जो होगा, अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तो लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। प्रतिबिंब की दूरी 20, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब हमेशा जो है वो वस्तु के आगे ही बनेगा,
तो ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन हमारे पास चौथा कि लेंस की फोकस दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर से कम होगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। तो आंसर डी इसके अंदर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है 1 मार्क्स में कि +6D शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4D शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो अवतल लेंस मतलब एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस से संपर्क में रखा हो, तो संपर्क में रखने के लिए हमने जो शक्ति के लिए निकाला था वो था P = P1 + P2 + P3, ऐसे हमने डेरिवेशन में निकाला था। अब यहाँ पे 2 दे रखा तो P1 + P2, एक +D है, एक +6D, एक -6D है, -4D है, तो 6 - 4 करेंगे तो 2D हो जाएगा। अब ये किसका है, प्लस का, और शक्ति प्लस में किसकी होती है, वो होती है उत्तल लेंस की, क्योंकि उसमें इधर फोकस दूरी होती है, और जो अवतल लेंस होता है उसमें फोकस किधर होता है, इस तरफ होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं, तो ये उत्तल लेंस होगा। तो अब हमारे पास 4 में से केवल 2 ऑप्शन बचे, ब और द। अब हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता जो दी P = 1/f होती है, तो F चला जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, तो F = 1/P। P का मान हमने निकाल रखा, तो 1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि डायोप्टर है। डायोप्टर कब होती है, जब फोकस मीटर में होता है, लेकिन हमें ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 50 सेंटीमीटर, यानी उत्तल और 50 सेंटीमीटर कौन सा आंसर है, ब आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये 6 प्रश्न थे, और भी हम डालते जाएंगे डेली के बेसिस पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।